डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 206 है, प्रॉब्लम 4A5, प्रिपेयरिंग ए वर्कशीट। विलेज थिएटर क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ईच मंथ एट July 31. The trial balance and other information given below were available for adjusting and closing the accounts. Instruction: prepare 10 column worksheet। 10 कॉलम वर्कशीट है, ये मैंने क्वेश्चन का डाटा फीड किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है बैलेंस शीट अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस में मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैंने सेपरेट लिख दिया बैलेंस शीट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स या फिर हम कंट्रा एसेट्स हैं या फिर हम लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटी लिखते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट में कैश है, ये एसेट के तौर पर दिखाते हैं। प्रीपेड फिल्म रेंटल, प्रीपेड रेंट गिवन है, ये हमारा एसेट है। लैंड का फिगर गिवन है 80,000, ये हमारा एसेट है। बिल्डिंग 1,68,000, ये भी हमारा एसेट है। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग कंट्रा एसेट्स है। जब हम बैलेंस शीट नीट करेंगे तो बिल्डिंग से जाकर लेस कर देंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्क अकाउंटेंट का होता है। वर्कशीट कि नीट करने से पहले, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नीट करने से पहले इनफॉर्मल वर्क वो परफॉर्म करता है, लेड पेंसिल से वर्कशीट प्रिपेयर करता है। तो उस लिहाज से अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। जब नीट करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस वक्त हम मुतलका एसेट से लेस कर देते हैं। प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, ये हमारा एसेट है। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट, ये भी कंट्रा एसेट्स है। नोट्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू 1,000, ये हमारी लायबिलिटी है। लीट्रॉन्ग कैपिटल, ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा ओनर इक्विटी। लीट्रॉन्ग ड्रैंक्स बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर, लेकिन जब बैलेंस शीट नीट करते हैं वहाँ पर हम ओनर इक्विटी से इसको लेस कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखते हैं। एडमिशन रेवेन्यू है इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर, यह रेवेन्यू होगा। मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर लिखा जाता है कि सेम ईयर या सेम मंथ की इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का आपस में कंपैरिजन करते हैं। सैलरीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है लाइट एंड पावर एक्सपेंसेस। ये ट्रायल बैलेंस गिवन था, मैंने उसी तरीके से इसको पुट कर दिया। इसका जो टोटल बनता है 349,200। एक मरतबा इसको चेक भी आप कर लेंगे कि इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आपको आसानी से ट्रेस आउट हो जाएगी। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। अब इसमें एडजस्टमेंट है फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस फॉर जुलाई अमाउंट्स टू $21,050। However, the film rental expenses for several months had paid in advance। 21,050 जुलाई का जो है ना रेंट बनता है, वो कहते हैं कि सेवरल मंथ से वो एडवांस पे करते आ रहे थे। अब जो जुलाई का है वो 21,050, क्योंकि ये हम जो वर्कशीट बना रहे हैं ये जुलाई 31 की है। आपका प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हो रहा है, आपका एसेट्स कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस है, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये बनती है फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट। अब प्रीपेड, ये मैंने आपके एरो का निशान आपके समझाने के लिए लगाया। ये एडजस्टमेंट नंबर ए है 21,050। डेबिट क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस के तौर पे फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस 21,050। फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 4 एडजस्टमेंट हैं। एक एडजस्टमेंट ये है एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस, दूसरी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, तीसरी लायबिलिटी कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू, और 4 नंबर पे अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, रिसीवेबल रेवेन्यू। नंबर 1 एडजस्टमेंट ये था कि आपका प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हुआ है, दिस मंथ के अंदर आपने जब उस चीज़ को यूज़ कर लिया है तो आपका एक मंथ का जो किराया था वो एडवांस आपका ख़त्म हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 है द बिल्डिंग इज़ बीइंग डिप्रिसिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर। बिल्डिंग का बैलेंस गिवन है हमारे पास 1,68,000 का।
1,68,000 की हमारे पास बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है वो कहते हैं डिप्रिसिएट होगी 20 ईयर्स, यानी कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 20 ईयर्स है। डिवाइडेड बाई आप 20 कर लें, 1,68,000 डिवाइडेड बाई 20, आपको ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 8400। फिर क्योंकि हम मंथली वर्कशीट बना रहे हैं, ईयर के अंदर मंथ 12 होते हैं, फिर डिवाइड बाई 12 कर लें तो ये मंथली डिप्रिसिएशन जो बनती है बिल्डिंग की वो 700 बनती है। ये भी आपका एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है। बिल्डिंग जब यूज्ड होगी, इस्तेमाल होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लाइफ जो है, जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो डिक्रीज होगी। इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग मौजूद है, उसके सामने क्रेडिट लिख दें, एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट में करना होगा। दूसरा जो उसका हेड है इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है, लिखेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट। ये है नंबर बी एडजस्टमेंट जो कि 700 की है। ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट की है, बिल्डिंग आपके पास गिवन है 1,68,000 की, इसकी जो लाइफ है वो 20 ईयर है, डिवाइड बाई 20 हमें ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे आप 12 पे, जो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई 12 करेंगे तो इसकी बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी मंथली बेसिस पे। 1,68,000 की कॉस्ट है, वो कहते हैं इसकी जो लाइफ है बिल्डिंग 20 ईयर तक चलेगी, डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 करने से ईयरली डिप्रिसिएशन होगी। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसको मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए ईयर्स के अंदर जो मंथ है वो 12 है, डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, मंथली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, कॉस्ट से लेस स्क्रैप कर लें, वो वैल्यू जो आपकी बाकी बचती है कास्ट माइनस साल्वेज या ब्रेकअप वैल्यू से, उसके बाद जो बचती है वो आपकी डिप्रिशिएबल वैल्यू है। डिप्रिशिएबल वैल्यू को आप डिप्रिसिएशन के अंदर दिखा सकते हैं, उससे एक्सेस आप नहीं दिखा सकते, यानी कि 20 ईयर तक हम डिप्रिसिएशन इस पे लेते रहेंगे। 20 ईयर्स के बाद अगर ये बिल्डिंग को हम कंटिन्यू भी करें, चलाएं भी सही, तब उसके बाद हम उस पर डिप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी लाइफ, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसके अगेंस्ट हम क्या कर चुके हैं, डिप्रिसिएशन अकमुलेट कर चुके हैं। तो लिहाजा उसके बाद जब आपके ओरिजिनल कॉस्ट डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट जो है ना मीट हो जाए, तो उसके बाद इस पर डिप्रिसिएशन मजीद आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मंथली बेसिस पे हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बिल्डिंग डेबिट अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट। तीसरी एडजस्टमेंट है द प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज बीइंग डिप्रिसिएटेड ओवर 5 ईयर 60 मंथ। इक्विपमेंट हमारे पास है 36,000 की, इसकी लाइफ है 5 ईयर, डिवाइड बाई 5 कर लें, फिर इसका जो आंसर है उसको डिवाइड बाई 12 कर लें, तो आपको मंथली बेसिस पे इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये आपके पास इक्विपमेंट गिवन है 36,000, डिवाइडेड बाई आप क्या कर लेंगे 5, आपके पास 36,000 डिवाइड बाई 5, ईयरली डिप्रिसिएशन बनती है 7,200, फिर डिवाइड आप कर लें इसको 12 पे, मंथली डिप्रिसिएशन इसकी हो गई 600। तो ये भी वैसे ही एडजस्टिंग एंट्री होगी, एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट डेबिट अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट, इसका फिगर 600। accumulated depreciation depreciation expenses on equipment 600, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया और अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट, जिस जो नेचर ऑफ अकाउंट्स पहले से एग्जिस्ट हो तो उसके सामने आपने एडजस्टमेंट में उसको हल कर लेना है। नंबर ई एडजस्टमेंट है विलेज थिएटर अलाउ द लोकल YMCA टू ब्रिंग चिल्ड्रन अटेंडिंग समर कैंप टू द मूवीज ऑन एनी वीक डे आफ्टरनून फॉर ए फिक्स्ड फीस ऑफ $500 per month. On May 28, the YMCA made
$1500 एडवांस पेमेंट कवरिंग द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त। 500 फीस तय की थी जो कि एडवांस में वसूल की है उन्होंने मई, जून, जुलाई। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू के नाम पे हमारे पास 1000 मौजूद है। जून पहले ख़त्म हो चुका है, अब जुलाई ख़त्म हो रहा है, तो एक मंथ का एडमिशन रेवेन्यू जो होगा जो अनअर्न्ड के नाम पे है वो क्या हो जाएगा, अर्नड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लायबिलिटी है कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू है, जो आपने एडवांस के अंदर एडमिशन फ़ीस रिसीव की थी, अब बच्चों ने उसको एंटरटेन कर लिया, उसके अगेंस्ट फैसिलिटी इंजॉय कर ली, तो अब आपकी एडजस्टिंग एंट्री ये होगी अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज है, अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू डेबिट, डी एडजस्टमेंट 500 पर मंथ के लिहाज से था। एडमिशन रेवेन्यू क्रेडिट, एडमिशन रेवेन्यू का भी हेड पहले से मौजूद, उसके सामने आप क्रेडिट कर देंगे। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू डेबिट, एडमिशन रेवेन्यू क्रेडिट, अनअर्न्ड फीस नाउ अर्नड है, लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू है। नंबर एफ एडजस्टमेंट है, विलेज थिएटर रिसीव्स ए परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अर्नड बाय टेस्टी कॉर्पोरेशन द कंसेशन ऑपरेटिंग द स्नैक बार फॉर स्नैक बार सेल्स इन जुलाई। टेस्टी ओस विलेज थिएटर्स 2250 payable on August 10. No entry has yet been made to record this revenue. Credit concession revenue. 2250 का स्नैक बार की उनकी कोई सेल है, इनका उनसे तय था कि परसेंटेज उनसे रिसीव्ड करेंगे और उसका जो इनका शेयर बनता है वो बनता है 2250। वो कहते हैं इसको आप कंसेशन रेवेन्यू के तौर पे क्रेडिट कर लें। इट मीन्स के रेवेन्यू अर्नड बट अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। इसकी ट्रांजैक्शन बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, या हम ये भी लिख सकते हैं फ़ी रिसीवेबल डेबिट। अब अकाउंट रिसीवेबल आपका जो एडजस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट के अंदर। अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि अभी अमाउंट वसूल नहीं हुई, आप ये भी लिख सकते हैं फ़ी रिसीवेबल डेबिट। इसकी अमाउंट 2250 क्रेडिट आप क्या करेंगे, उन्होंने लिखा कंसेशन रेवेन्यू। अब आप कंसेशन रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें। एडजस्टमेंट नंबर ई इनकम स्टेटमेंट में हिंट भी मौजूद है कि रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड है। अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू 2250। 2250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लॉस्ट salaries earned by employees but not recorded or paid as of July 31 amounted to $1500. No entry has yet been entered to record this liability and expenses. Salaries earned by employees but not paid, unrecorded expenses है। मुलाजमीन सैलरी अर्न कर चुके लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं की गई। एडजस्टमेंट नंबर एफ, सैलरीज एक्सपेंस पहले से मौजूद है, जो टाइटल ऑफ अकाउंट पहले से मौजूद है उसके सामने एडजस्टमेंट कीजिएगा। अमाउंट इसकी 1500। सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल बैलेंस शीट का आइटम है। सैलरीज बैलेंस शीट के अकाउंट के साथ लिख लेंगे सैलरीज पेबल 1500। नंबर एफ एडजस्टमेंट। अब आपने एडजस्टमेंट का टोटल कर लेना है। पहले चेक कर लीजिएगा, डेबिट साइड पर हमने 6 आइटम किए और 6 आइटम ही हमारे क्रेडिट साइड पर हैं और फिगर भी एक जैसे हैं। ये एरो का निशान आपके समझाने के लिए, जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स पहले से एग्जिस्ट करता हो उसके सामने डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, जो भी एडजस्टिंग एंट्री का रूल है उसके मुताबिक करें। जो टाइटल ऑफ अकाउंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता उसकी अलहदा से आप एडजस्टिंग एंट्रीज कर दें। ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के लिहाज से था। अब इसका हम एडजस्टमेंट का टोटल कर लेते हैं। 21,050 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 2250, ये बनता है
26,600, डेबिट साइड पर भी उतना होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक जैसा हुआ। अब इसके बाद हमने बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। 10 कॉलम वर्कशीट के अंदर 2 कॉलम आपके ट्रायल बैलेंस के, 2 एडजस्टमेंट के, 2 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, 2 इनकम स्टेटमेंट के, 2 बैलेंस शीट के। अब हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करना है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को आपस में मिला लेना है। तो अब क्या चीज़ बन जाएगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट्स कैश है, उसके सामने ना कोई लफ्ज़ डेबिट है ना क्रेडिट है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आए। नंबर दूसरा है प्रीपेड फिल्म रेंटल, वो डेबिट है, उसके सामने क्रेडिट भी मौजूद है। तो जब 31,200 उसके सामने क्रेडिट है तो लेस होगा 21,050, बाकी बचता है 10,150। ये मैंने लेस करके लिखा क्योंकि वो डेबिट था, ये क्रेडिट है तो लेस, बाकी डेबिट का बचा। इसके बाद लैंड गिवन है, उसके सामने कोई डेबिट क्रेडिट गिवन नहीं है, ये वैसे आ जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग गिवन है, इसके सामने भी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, 1,68,000। इसके बाद है अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 10,500, उसके सामने फिर वो भी क्रेडिट है, उसके सामने भी क्रेडिट 10,500 और 700, ये बन जाता है 11,200। फिर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट है डेबिट साइड पर 36,000। फिर अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट है 3,000 क्रेडिट साइड पर, उसके सामने एडजस्टमेंट भी क्रेडिट, तो क्रेडिट आपस में प्लस कर लें 3,600। फिर नोट्स पेएबल क्रेडिट पे 1,90,000। फिर अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट पे 4,400। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे 1,000, उसके सामने डेबिट है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड का बाकी बच गया 500, 1,000 माइनस 500। फिर लीड रॉन्ग कैपिटल है क्रेडिट साइड पे 1,03,400। लीड रॉन्ग ड्राइंग्स 3,500 डेबिट साइड पे। फिर अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है, एडजस्टमेंट में है, सिर्फ डेबिट है, डेबिट साइड पर लिख लें 2,250। सैलरीज पेएबल ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, क्रेडिट साइड पर लिख लें 1,500। इसके बाद है एडमिशन रेवेन्यू 3,600, 900 क्रेडिट साइड पे, फिर 500 क्रेडिट साइड पे, इनको प्लस कर लें, क्रेडिट प्लस हो जाएगा। ये बन गया 37,400। इसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस 8,700 प्लस 1,500, वो भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, प्लस ये टोटल बन गया 10,200। फिर इसके बाद लाइट एंड पावर 1,800, इसके सामने ना डेबिट है ना क्रेडिट है, ये वैसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद सिर्फ एडजस्टमेंट में है फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, हम भी डेबिट में लिख लेंगे। फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट साइड पे है, हम भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट डेबिट साइड पर, हम भी लिख लेंगे 600। इसके बाद है कंसेशन रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर, हम भी लिख लेंगे 2,250। अब इनका हम टोटल कर लेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का 11,200 प्लस 3,600 प्लस 1,90,000 प्लस 4,400 प्लस 500 प्लस 1,03,400 प्लस 1,500 प्लस 37,400 प्लस 2,250। ये टोटल बन रहा है 3,54,250। ये डेबिट साइड पर भी उतना होना चाहिए 3,54,250। चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब आगे चलकर हमने क्या करना है,
कि इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स को अलहदा कर लें, बैलेंस शीट अकाउंट्स अलहदा कर लें। जो डेबिट साइड पर गिवन है डेबिट पर लिखें, जो क्रेडिट साइड पर गिवन है क्रेडिट साइड पर लिखें। किसी चीज़ की आपने साइड को तब्दील नहीं करना। बैलेंस शीट अकाउंट 20,000 का कैश है, प्रीपेड फिल्म रेंटल, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिगर लेना है 10,150, फिर लैंड गिवन है 80,000, फिर इसके बाद बिल्डिंग गिवन है 1,68,000, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिगर 11,200, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट 36,000 डेबिट पे, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट साइड पे 3,600, फिर इसके बाद नोट्स पेएबल 1,90,000, फिर अकाउंट्स पेएबल 4,400, अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू 500, फिर इसके बाद है ली ट्रॉन्ग कैपिटल 1,03,400, ली ट्रॉन्ग ड्रैंक्स डेबिट साइड पे 3,500, फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे 2,250, फिर इसके बाद है सैलरीज पेएबल 1,500 क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है, फिर इसके बाद इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट शुरू हो गए। एडमिशन रेवेन्यू के बाद में हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट के आइटम इनकम स्टेटमेंट में लिखें 37,400, फिर इसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस है 10,200 डेबिट साइड पे, फिर लाइट एंड पावर एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड पे 1,800, फिर इसके बाद फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस 21,050, फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बिल्डिंग 700, फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट 600, फिर कंसेशन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे 2,250। अब इनका कंपैरिजन कर लें। इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर रेवेन्यू है, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, अगर रेवेन्यू ग्रेटर होगा एक्सपेंसेस की निस्बत तो नेट इनकम नेट प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाए रेवेन्यू कम हो तो नेट लॉस होगा। 37,400 प्लस 2,250, क्रेडिट साइड का टोटल है 39,650, डेबिट से लेस कर लें अखराजात की 10,200, 1,800, 21,050, 700, 600, डिफरेंस आ रहा है 5,300। डिफरेंस ऊपर लिख लें, क्रेडिट साइड ग्रेटर है, दोनों साइड पे टोटल एक जैसा लिख लें। ये जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का जिसको मैंने इनसर्कल किया है, ये एक्चुअली ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जिसे आप प्रॉफिट बोलते हैं, नफ़ा बोलते हैं, नेट इनकम। यही नेट इनकम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे आप ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ग्रेटर थी। जो साइड ग्रेटर हो बैलेंस उसी साइड पे जाता है। अब बैलेंस शीट का टोटल करें, अगर ये इक्वल है तो आपका काम सारा ठीक होगा। 20,000 10,150 प्लस 80,000 प्लस 1,68,000 प्लस 36,000 प्लस 3,500 प्लस 2,250, ये टोटल है 3,19,900। यही फिगर क्रेडिट साइड पे भी लायबिलिटी साइड पर भी होना चाहिए। जितना ट्रायल बैलेंस का डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। ठीक है, दोनों साइड 3,19,900, ये आपका काम ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आपको कहा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज करें, जो इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर लिखी हैं इनको डेबिट कर लें, इनकम समरी क्रेडिट कर लें, और जो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस लिखे हैं इनकम समरी डेबिट कर लें, इनको क्रेडिट कर दें। जो इनका फिर रिजल्ट है, इनकम समरी की जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी इनकम समरी डेबिट और ली ट्रॉन्ग कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट इनकम किसको जाती है, कैपिटल को, अगर सोल प्रोप्राइटर हो। अगर पार्टनरशिप बिजनेस हो तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई कारपोरेशन है, तो इनकम समरी को हम रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
अगर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहा जाए, बैलेंस शीट की डेबिट साइड को आप क्या कर लें, डेबिट कर लें, और बैलेंस शीट की जो क्रेडिट साइड मैंने लिखी है उसको क्रेडिट कर लें, तो ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ये बेटे क्वेश्चन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।